ऑडियो 9। पुस्तक सेवा साधना और उसके सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। यदि आंतरिक एकात्मता उत्पन्न करने के प्रयास न किए गए तो व्यवहार में बनावटीपन बना ही रहेगा और एक न एक दिन वास्तविकता सामने आने से न रुकेगी। बनावटीपन के लिए, मिथ्याचरण के लिए कितना ही अभ्यास किया जाए, पर व्यक्ति का अपने मस्तिष्क पर से जैसे ही नियंत्रण थोड़ा कम होता है, वैसे ही वास्तविकता प्रकट हो जाती है। एक छोटी सी घटना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनेता जो पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा हुए थे, एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़े। उन्होंने आरंभ से ही हिंदी और अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर रखा था। प्रायः वे अपने मित्रों और मिलने आने वालों से हिंदी तथा अंग्रेजी में बातें किया करते थे। विशेषतः पढ़े लिखे व्यक्तियों से तो अंग्रेजी में ही बातें करते थे। बीमार पड़ने पर काफ़ी समय तक तो वे डॉक्टरों से अंग्रेजी में बातें करते रहे, लेकिन थोड़ी देर में हिंदी बोलने लगे। स्वास्थ्य जैसे जैसे बिगड़ता गया, वैसे वैसे मस्तिष्क पर से उनका नियंत्रण कम होने लगा और एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि वे अपने क्षेत्र की प्रचलित भाषा पर्वतीय भाषा में बोलने लगे। सुनने वाले लोग उनके मुंह से वह भाषा सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन लोगों ने जो काफ़ी समय से उनके साथ काम करते रहते थे, कभी वह भाषा उनके मुंह से नहीं सुनी थी। कहने का अर्थ यह है कि बाहरी अभ्यास मस्तिष्क पर नियंत्रण रहने तक ही साथ देते हैं। मस्तिष्क पर से ज्यों ही नियंत्रण हटा या कम हुआ, त्यों ही व्यक्ति के आंतरिक भाव दुर्गुण उभर कर सामने आ जाते हैं। नौकर मालिक के सामने अपने आप को बड़ा नियंत्रित रखता है। यदि नियंत्रण ना रखे तो मालिक की डांट फटकार से वह क्षण भर में उत्तेजित हो उठे और सामना करने लगे। क्लर्क अपने अधिकारी के सम्मुख भी वैसा ही नियंत्रण रखता है। उनके मन में अधिकारी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती, फिर भी अपने हित के लिए या काम निकालने के लिए साहब का सम्मान करता है अथवा उसकी चापलूसी में लगा रहता है। लोक सेवी भी यदि विनय, सद्व्यवहार, सुसंस्कृत आचरण और करुणा को अपने अंतःकरण में विकसित न कर सके तो उनका व्यवहार भी बनावटी और मिथ्या हो जाता है। उस व्यवहार की जब कलई खुलती है तो सेवा कार्य के विपरीत परिणाम सामने आने लगते हैं। लोक सेवी को दूसरों से संपर्क करते समय, उन्हें सत् प्रेरणाएं प्रदान करते समय निंदा आलोचना से हमेशा बचना चाहिए। हो सकता है वह आलोचना सुधार की भावना से की गई हो, पर सुनने वाले के मन पर उसकी उल्टी ही प्रतिक्रिया होती है। वह उसे अपना अपमान समझने लगता है और बैर बांध लेता है। जैसे किसी से कहा जाए, आप बड़े गलत आदमी हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं, तो इस वाक्य में व्यक्ति के प्रति घृणा की भावना ही व्यक्त होती है। कहने वाला भले सदाशयी हो, पर वह अपने मन में शत्रुता की गांठ बांध लेगा। यदि सुधार की भावना से कहना था तो यूं कहना ज्यादा ठीक रहता कि इस काम में तो हानियां हैं, ये दोष हैं, ये दुष्परिणाम हैं। आपने भूल के कारण ऐसा कर लिया, भविष्य में बचें तो अच्छा है, ताकि इससे होने वाली हानियां न उठानी पड़ें। आवश्यक लगने पर उस भूल को सुधारने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे सुझाव भी किसी के सामने दिए जाएं तो वह भी सुनने वाले को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए निंदा आलोचना तो की ही न जाए। सुधार के उद्देश्य से त्रुटियां भी अकेले एकांत में, जहां लोक सेवी और वह व्यक्ति ही हो, ऐसे स्थान पर ही बताई जाएं। निंदा आलोचना से बचते हुए समीक्षा और सुझाव एकांत में दिए जाएं, पर प्रशंसा सराहना करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दिया जाए। सेवा कार्यों में जो भी व्यक्ति कोई सहयोग देने के लिए आते हैं, उनमें अच्छे तत्वों की परमार्थ निष्ठा की मात्रा रहती है। प्रशंसा करने पर व्यक्ति के कार्यों और उसकी निष्ठा को सराहा जाने पर उसे उन अच्छे तत्वों के विकास की प्रेरणा मिलती है। प्रशंसा सबके सामने की जाए, पर उस प्रशंसा के साथ यह सतर्कता रखी जाए कि किन्हीं प्रशंसित व्यक्ति में मिथ्याभिमान न आने लगे। अनावश्यक प्रशंसा से व्यक्ति में मिथ्याभिमान भी उत्पन्न होता है और वह प्रशंसा चापलूसी के स्तर की बन जाती है। प्रशंसा और चापलूसी में वही अंतर है जो अमृत और विष में। प्रशंसा से व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है और वह अपना उत्कर्ष करने की ओर बढ़ने लगता है,
जबकि चापलूसी व्यक्ति में मिथ्याभिमान जगा देती है, जो उसे पतन के गर्त में धकेल देती है और दिग्भ्रमित कर देती है। प्रशंसा और चापलूसी की एक कसौटी है। जब किसी व्यक्ति के गुणों को सराहा जाता है, उसके कार्यों के साथ ही उसकी निष्ठा भावना को भी संबोधित किया जाए, तो वह प्रशंसा होती है। उससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह अनुभव करने लगता है कि हमें इन गुणों के कारण प्रशंसा मिल रही है, अतः इन गुणों का विकास करना चाहिए। चापलूस व्यक्ति के स्वर में प्रायः दीनता का भाव रहता है तथा वह जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसकी तुलना उसी स्तर के व्यक्ति से भी करता है और तृतीय पुरुष को हर दृष्टि से घटिया सिद्ध करने की चेष्टा करता है। जैसे कोई विद्यार्थी अमुक अध्यापक की चापलूसी करता है तो वह अमुक अध्यापक की सारी विशेषताओं को अतिरंजित रूप में तो चित्रित करेगा ही, उसके दोषों को भी नितांत स्वाभाविक बताएगा और साथ ही किसी तीसरे अध्यापक से उसकी तुलना करते हुए उसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करेगा। प्रशंसा से प्रोत्साहन तो मिले पर उसके कारण अहंकार न जागे, इसलिए प्रशंसित व्यक्ति की ना किसी से तुलना की जाए और ना ही उसके दोषों को गुणों के रूप में बखाना जाए। इस तरह की प्रशंसा व्यक्ति को अभिष्ट दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कमियां और विशेषताएं सभी में होती हैं। स्वयं लोकसेवी भी पूर्णतः निर्दोष या समस्त विशेषताओं से युक्त नहीं होता। अपनी कमियों को हम जिस प्रकार दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, साथ ही यह भी पसंद नहीं करते कि उनकी चर्चा सार्वजनिक रूप से हो, उसी प्रकार कोई भी अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से चर्चित होना या सबके सामने सुनना पसंद नहीं करता। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से उन्हें व्यक्तिगत लक्ष्य करना कहा जाए तो ही अच्छा रहता है। सामान्य सिद्धांत के रूप में उनका विश्लेषण अलग बात है, अन्यथा व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के रूप में उनकी चर्चा करना संबंधित व्यक्ति के मन में कटुता उत्पन्न कर देता है। कार्यकर्ताओं को अपने दोषों को सुधारने के साथ गुणों के विकास की दिशा भी देनी चाहिए। उन गुणों के विकास को सबके सामने प्रोत्साहन दिया जाए तो लोकसेवी की सुधार चेष्टा में और भी प्रखरता आ जाती है। जनसंपर्क के समय शिष्ट और शालीन व्यवहार तथा प्रशंसा और प्रोत्साहन के साथ साथ लोकसेवी को चर्चा संवाद में धैर्यवान भी होना चाहिए। लोकसेवी को निश्चित रूप से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। वह एक संदेश लेकर पहुंचता है, पर लोग उसे अपने प्रतिनिधि तथा मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसलिए वे अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को उसके सामने रखना चाहते हैं और लोकसेवी से यह आशा करते हैं कि वह उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनेगा, उनकी कठिनाइयों पर ध्यान देगा तथा उनका समाधान सुझाएगा। इस जन अपेक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए तथा ना ही अपनी बात कहने के लिए उतावलेपन से काम लिया जाए। लोकसेवी जन सामान्य के पास एक संदेश लेकर पहुंचता है। संदेश सुनाया जाए, अपनी बात कही जाए, पर कहने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब सुनने वाला सुनने के लिए तैयार हो। लोगों की बात न सुनकर लोकसेवी अपनी बात कहने का ही उतावलापन करता है तो सुनने की भाव स्थिति नहीं आ पाती, क्योंकि चित्त में तो वे समस्याएं घुमड़ रही होती हैं जो व्यक्ति को आकुल व्याकुल बनाए हुए हैं। उन्हें तात्कालिक आवश्यकता उन समस्याओं के समाधान की है। भगवान बुद्ध के शिष्य एक बार किसी व्यक्ति को धर्मोपदेश दे रहे थे। वह व्यक्ति उन उपदेशों को सुन तो रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और ही बटा हुआ था। शिष्यों ने बार बार उस व्यक्ति को ध्यान देने के लिए कहा, पर वह ध्यान दे ही नहीं पाता था। शिष्यों को लगा कि हमारी शिक्षण पद्धति में कहीं त्रुटि है, इसलिए वे उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले गए और सारा विवरण कह दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पहले कुशलक्षेम पूछा तो उसने बुद्ध से अपनी समस्याएं कहीं। बुद्ध ने पहले उनका समाधान किया। समस्याओं के समाधान का रास्ता मिल गया है। यह संतोष होने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि आपके शिष्य मुझे आपके पास क्यों लाए हैं। तब बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश दिया। जहाँ लोगों को लोक मंगल की दिशा देनी हो, किसी पुण्य अभियान में संलग्न करना हो या उस अभियान में संलग्न व्यक्तियों को अगले चरण का दिशा बोध कराना हो, तो आवश्यक है कि उन लोगों को पहले अपनी स्थिति बता लेने दी जाए।
समस्याओं को शांत चित्त से सुन लिया जाए। जब उसे आत्मीयता का बोध होने लगे तब अपनी बात कही जाए। इस संबंध में कोई सुझाव देने की व्यवहारिक पद्धति भी यही है। कोई सुझाव देने से पहले अपनत्व के संबंध स्थापित किए जाएं, आत्मीयता की अनुभूति कराई जाए, तब कहीं कही गई बात का प्रभाव होगा। अन्यथा जो कुछ कहा गया है वह अपरिचितों से किए गए वार्तालाप की तरह ही प्रभावहीन होगा। परिवार में अपनत्व की भावना होने के कारण ही घर के सदस्य एक दूसरे की छोटी से छोटी बात और छोटे से छोटा सुझाव मानते हैं, जबकि बाहर अपनत्व का संस्पर्श न मिलने के कारण महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात तक अस्वीकार कर दी जाती है। लोक सेवी को भी अपनत्व पैदा कर अपनी बात कहने का अभ्यास करना चाहिए। यह दृष्टिकोण नहीं बनाया जाए कि राजनीतिक प्रत्याशी तो अपने स्वार्थ के लिए चिकनी चुपड़ी बातें बनाता है, हम तो उन लोगों के भले की बात ही करते हैं, वे सुने तो सुने, समझें और माने तो माने, हमें क्या। यह दृष्टिकोण अपनाया गया तो सेवा का साधना स्तर कहाँ रहा? फिर तो वह उन वेतन भोगी कर्मचारियों जैसा काम हो गया जो केवल वेतन के लिए ही काम करते हैं और उस काम के सफल असफल होने से अपना कोई संबंध नहीं जोड़ते। सफलता और असफलता की चिंता तो लोक सेवी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सेवा के साथ अपना मनोयोग भी न जोड़ा जाए। मनोयोग इसी का नाम है कि आप अपने कार्य में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करते समय, मार्गदर्शन देते समय उनकी रुचि और क्षमता का ध्यान रखा जाए तो उनका सफल उपयोग हो सकता है। जैसे श्रमदान के द्वारा कहीं सड़क का निर्माण हो रहा है या गांव में सफाई के लिए नालियां खोदी जा रही हैं, तो अनेकों स्वयंसेवक उसमें जुटेंगे। किसी की रुचि खुदाई करने में है, शरीर भी अच्छा हट्टा कट्टा और मजबूत है, तो उसे किसी दूसरे काम में न लगाया जाए। यदि उसे दूसरे काम में लगा दिया गया तो जिस काम में यह लगता था उस काम में उसकी क्षमता लगेगी नहीं और दूसरे काम में वह वांछित मनोयोग जुटा नहीं पाएगा। किसी समारोह की ही बात लें। एक समारोह का आयोजन करने में बहुत से पक्षों से व्यवस्था और तैयारी करनी पड़ती है। अतिथियों को आमंत्रित करने, प्रचार करने, पंडाल बनाने और लोगों को बिठाने जैसे ढेरों काम करने पड़ते हैं। लोक सेवी को कभी यदि ऐसे कार्यों का नेतृत्व या संचालन करना पड़े तो उसे इतनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार काम मिले। यदि ऐसा नहीं हो सके तो कम से कम यह भी नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस काम में अरुचि रखता है उसे उस काम में लगा दिया जाए। इससे व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पाता।